नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कई लोग जब बात करते हैं तो हम उनके मधुर आवाज के कायल हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आवाज हमें काफी मीठी लगती है, सुहाती है, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिनकी आवाज हमें कर्कश या बहुत भारी लगती है। ऐसे लोगों को हो सकता है कि एक बीमारी हो, वो बीमारी से जूझ रहे हों। जी हाँ, गला बैठना भी एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है लेरिंजाइटिस। तो अगर आप भी लेरिंजाइटिस से जूझ रहे हैं या इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव जानना चाहते हैं तो आज आप हमें फोन मिला सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो 3 अलग अलग पैथी के विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर रवि मेहर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर कंवल सेठी। डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इसके अलावा हमारे साथ है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर मंजुला राजगोपाला। डॉक्टर मंजुला, आपका भी स्वागत है। तो आप हमें फ़ोन मिलाइए। हमारे नंबर हैं 011-2309-4013। इसके अलावा 011-2309-4014। ये हमारे नंबर है जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जीमेल और फेसबुक पर भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दरअसल हमारे गले यानी कंठ के अंदर स्वर उत्पन्न करने वाली तंत्रिकाएं होती हैं जो धीरे से खुलती और बंद होती हैं और उनकी गति और कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन लेरिंजाइटिस में स्वर तंत्रिकाएं सूज जाती हैं या उत्तेजित हो जाती हैं जिससे दिक्कत पैदा हो जाती है। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी लेरिंजाइटिस के बारे में। जब आपके गले के लैरिंग्स में सूजन की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे चिकित्सीय भाषा में लैरिंजाइटिस या स्वर तंत्र की सूजन कहते हैं। आपका स्वर तंत्र यानी वॉइस बॉक्स छोटी छोटी स्वर तंत्रिकाओं का मिला जुला रूप होता है। आपके गले के अग्रभाग की स्वर तंत्रिकाओं में सूजन या लैरिंजाइटिस की समस्या होने पर आपकी आवाज में परिवर्तन हो जाता है और आपका गला बैठ जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको बोलने में भी परेशानी होने लगती है और आपके गले में सूजन, दर्द और जलन जैसी कई अन्य समस्या भी देखने को मिलती है। इसकी प्रमुख वजह श्वसन तंत्र में संक्रमण या आम सर्दी जुकाम, बोलने, गाने या चिल्लाने के कारण स्वर तंत्रियों का अति प्रयोग, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स रोग जो रिफ्लेक्स लैरिंजाइटिस का कारण बनता है, धूम्रपान या धूम्रपान करने वाले किसी व्यक्ति के या प्रदूषित हवा के संपर्क में आना भी शामिल है। लैरिंजाइटिस अगर संक्रमण के कारण हुआ है तो संक्रामक होता है। आइए जानते हैं लैरिंजाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। स्वर तंत्र या लैरिंग्स में सूजन की समस्या मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। समस्या के ठीक होने में लगे समय के आधार पर इसे एक्यूट या क्रॉनिक कहा जाता है। एक्यूट लैरिंजाइटिस, इस प्रकार के स्वर तंत्र की सूजन या लैरिंजाइटिस कम समय तक तकलीफ देती है और कई मामलों में देखा गया है कि ये खुद भी ठीक हो जाती है। इसीलिए इसे तीव्र रूप स्वर यंत्र की सूजन एक्यूट लैरिंजाइटिस कहते हैं। यह सामान्यतः आपको 3 हफ्ते से कम समय के लिए परेशान करती है। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस, जब आपके स्वर तंत्रिकाओं में होने वाली ये सूजन 3 सप्ताह से अधिक समय के लिए अपना असर कायम रखे तो उसे क्रॉनिक लैरिंजाइटिस कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस समस्या का शुरुआती स्तर पर इलाज ठीक प्रकार से ना हो पाया हो तो फिर ये काफी लंबे समय तक आपको जकड़ में रखती है। इसलिए इस अवस्था को क्रॉनिक लैरिंजाइटिस कहते हैं। अब बात इसके लक्षण की तो ऊपरी श्वसन तंत्र में संक्रमण, सामान्य सर्दी, गले में खराश, बुखार आना, सूखी खांसी, निगलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, गले में सूजन या दर्द और नाक बहना। तो इससे जुड़ा अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और इस समय कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमें कॉल किया अबीर सेठ ने जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। अबीर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अबीर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है इनसे। जी अबीर, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा गले में दर्द है। जी, कब से दर्द है आपको गले में? हाँ, मेरा गले में दर्द है, सूखी खांसी हो रहा है। कब से है ये तकलीफ?
करीब 2 महीने 3 महीने से है। ठीक है डॉक्टर रवि, और कुछ जानना चाहेंगे आप? दर्द के अलावा भी उनको बोलने में भी तकलीफ है? बोलने में आवाज़ कैसी है आपकी? आवाज़ में प्रॉब्लम है? पहले से चेंज हुई है आवाज़? अभी आप टीवी का आवाज कम कर दीजिए, टीवी की आवाज, और अपनी तकलीफ को थोड़ा डिटेल में बताइए। आप कह रहे हैं 2 महीने से आपको सूखी खांसी है और गले में दर्द है। क्या आपने डॉक्टर को हाँ। दिखाया है, और इसके अलावा और क्या तकलीफ है? वही तकलीफ है, मतलब सूखी खांसी हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। कोई जांच कराई आपने अभी तक? नहीं। ठीक है डॉक्टर। मुझे लगता है कि अगर आपको 2 महीने से तकलीफ है तो आप तुरंत एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि 2 महीने की जो लंबी खांसी है इसके लिए जांच करनी ज़रूरी है। और इसमें हम एक बार गले की जांच एंडोस्कोपी द्वारा करेंगे और उसके बाद हम बता पाएंगे क्या प्रॉब्लम है। बट लंबे समय से खांसी अगर है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, जैसे जिसमें एसिड बार बार गले में आता है, उसका एक कारण हो सकता है खांसी, लंबे समय खांसी होने का। अच्छा। और दूसरा इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन में कॉमन जो इन्फेक्शन हो सकते हैं वो इसमें ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि हमें रूल आउट करना चाहिए। इसमें एक छाती का एक्सरे भी कराना चाहिए, और एंडोस्कोपी से हमें पता चल पाएगा कि एक्चुअल में अंदर गले में क्या प्रॉब्लम है। 2 महीने का खांसी को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको तुरंत एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, जैसा डॉक्टर रवि भी हमें बता रहे हैं। डॉक्टर कंवल, होम्योपैथ की बात करें अगर, तो वो लैरिंजाइटिस को लेकर क्या कहता है? होम्योपैथी लैरिंजाइटिस को लेकर मैंने उसका भी यही अप्रोच है कि अगर एक्यूट है तो इट इज़ डेल्ट डिफरेंटली एंड क्रॉनिक है तो इट इज़ डेल्ट डिफरेंटली। क्योंकि अब इनका 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है तो जांच के बाद हमें देखना है कि इनका एग्जैक्ट कारण क्या है। और होम्योपैथी का एक्चुअली क्रॉनिक लैरिंजाइटिस में बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथी जो है एक्चुअली इट इज़ अ टेलर मेड पैथी। हम व्यक्ति विशेष को होलिस्टिकली लेते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी सेंसिटिवनेस को गेज करते हैं कि उसके लिए क्या दवाई ठीक रहेगी। और होम्योपैथी क्रॉनिक को ठीक करने के साथ साथ बार बार किसी को ये सब ना हो, इस पे विशेष ध्यान देती है। तो ये भी चाहें तो किसी कुशल क्योंकि ये कलकत्ता से हैं तो वहाँ तो बहुत अच्छे होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं, तो उनसे मिलके अपनी समस्या का निजात अभी के लिए भी पा सकते हैं और आगे इनको ना हो इसके लिए भी दवा ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मंजूषा, लैरिंजाइटिस की हम बात कर रहे हैं, कैसे पहचाना जाए कि हम देखते हैं अक्सर सर्दी जुकाम जब होता है तो गला भी खराब होता है, कैसे पहचाने कि लैरिंजाइटिस है या आम तौर पर गला बैठा है, ये कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, ये मिस बहुत अच्छा सवाल है जो बहुत बार कंफ्यूजन भी होता है। तो लैरिंजाइटिस जब इन्वॉल्व है, बाकी सब सिम्टम्स तो वही रहते हैं कि गला दुखना है, खाने में या निगलने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर कहीं आवाज़ में बदलना है तो इट मीन्स कि उसके लैरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। आवाज़ जो मिलना, आवाज़ का बदलना किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कर्कश होना या तकलीफ होना आवाज़ निकलने में, रुक रुक के आवाज़ निकलना, वो सब लैरिंजाइटिस या आयुर्वेद में उसे स्वरभेद कहा गया है, उसका प्रधान लक्षण है। ठीक है, यानी आवाज़ अगर बदली है तो ये अहम लक्षण है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लैरिंग्स। अच्छा डॉक्टर रवि, इसके अलावा और क्या लक्षण हैं जिनसे पता लग सकता है लैरिंजाइटिस का? मरीज को बार बार गले में खराश रहना, खांसी आना, आवाज़ में बदलाव आना, बोलने के टाइम पे दर्द होना। अच्छा। ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत होनी। कई बार अगर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर तो पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे लक्षण होते हैं लैरिंग्स जो वोकल कॉर्ड्स के इन्वॉल्वमेंट के। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, संजय कुमार ने बिहार से हमें कॉल किया है। संजय, शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप अपना सवाल पूछिए। लगता है संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर रवि, जैसे आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे लक्षण हैं, कारण क्या है, क्यों लोगों को लैरिंजाइटिस हो जाता है? इसका जो मुख्य कारण जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। जनरली जो इन्फेक्शंस होते हैं शुरुआती तौर में वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन मतलब कि अगर आपका गला ख़राब हुआ है तो गले के साथ में ही जो वोकल कॉर्ड्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है और उससे गला ख़राब रहता है और आवाज़ में बदलाव आता है। उसके बाद अगर इसको हम ट्रीट ना करें, वायरल इन्फेक्शन अगर ठीक नहीं होता तो कई बार सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाद में हो सकता है।
जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियसली फीवर भी आता है, उसमें बलगम के साथ खांसी के साथ बलगम आ सकता है, और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हमें एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा। जनरली जो वायरल लैरिंजाइटिस होते हैं उनके लिए हमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका गला ख़राब है, थोड़ा बुखार और खांसी है और सिंपल गला ख़राब है, तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सिम्प्टोमेटिक का मतलब कि गर्म पानी से भाप, स्टीम इनहेलेशन लेते हैं। साथ में आपको अगर बुखार है तो पैरासिटामोल का टैबलेट ले सकते हैं, और पानी अधिक मात्रा में लेना होता है। अगर साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कुछ हम एंटी एसिड टैबलेट्स या हम कुछ सिरप भी दे सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों से हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है। अच्छा। जनरली ये वायरल इन्फेक्शन होता है तो 7 से 10 दिन के अंदर अपने आप ही ये बीमारी ठीक हो जाती है। एंटीबायोटिक की ज़रूरत तभी पड़ती है जब आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए या उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हमें लक्षण लगे। जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। करण यादव ने हमें कॉल किया है गुड़गांव से। करण, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम, ये पता लगाना था कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? अच्छा। स्पेसिफिकली इनको हेल्दी कैसे रखा जाए? अच्छा, ठीक है। डॉक्टर कंवल, करण जानना चाहते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? प्रिवेंटिव मेजर के लिए ये है कि हमको ध्यान रखना चाहिए ओरल हाइजीन का। वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो दैट गोज डाउन। और हमको सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड से बचना चाहिए, या अगर हमारे को कुछ एक्सपोजर टू क्रॉनिक इरिटेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग कोई करता है तो बहुत एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों से बचना चाहिए। एल्कोहल इनटेक, देन अनदर, जैसा डॉक्टर रवि ने बताया था, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स है, अगर उसके कारण है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ एक होम्योपैथ होने के नाते मैं कहूँगी कि आप इसके लिए होम्योपैथिक इलाज लेंगे तो आप इसका प्रिवेंशन भी कर पाएंगे और आपको इसके रिपीटेड अटैक से भी निजात मिलेगा। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर मंजूषा, माना ये जाता है कि जब गला बैठता है तो लोग घरेलू उपचार सबसे पहले करते हैं। इस चीज़ के लिए लोग बहुत जल्दी एलोपैथी का रुख नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही है, आयुर्वेद के ज़रिए हम ऐसा कर सकते हैं? आयुर्वेद में जैसे मेन कारण जो है ज़्यादा ठंडा आहार खाना। जैसे क्या होता है कि गर्मी में हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गर्मी से घर में घुसे और तुरंत ही फ्रिज का ठंडा पानी निकाल के पी लिया। वो एक बहुत बड़ा कारण है सडन गला बैठने का या लैरेंजाइटिस होने का। तो एकदम बाहर से घर पहुंचते हुए ठंडी चीज़ें नहीं खाना। और गर्मी के अलावा भी हम लोग प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि लोग सर्दियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध प्रैक्टिस है। तो सर्दियों में ऐसी ठंडी चीज़ें नहीं खाना, खट्टी चीज़ें नहीं खाना, ये सब जो है लैरेंजाइटिस से बचने के लिए किया जा सकता है। और जो घरेलू उपचार में कॉमनली जो हम सेफली एडवाइस कर सकते हैं, उसमें तुलसी का रस हम निकाल के, तुलसी के कुछ पत्तों का रस निकाल के उसमें आधा से 1 चम्मच अच्छा शहद मिला दें, तो उसको अगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चाटा जाए या पिया जाए तो तुरंत आराम मिलता है। और मार्केट में या घरों में जैसे मुलैठी रहती है, तो मुलैठी का छोटा सा टुकड़ा लेके हम उसको मुंह में रखें तो वो बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। ये जो चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं उनके लक्षण के आधार पर, अगर रुक्षता ज़्यादा है या पेशेंट को गले में खराश ज़्यादा है तो हम उसको मुलैठी जैसी दवा मीन्स चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और अगर गले में साथ में जलन वगैरह है तो जो मुनक्का या काली द्राक्ष होती है सूखी हुई, उसको हम रात को अगर 8 से 10 मुनक्का रात को घर में भिगो के रख दें और सुबह उस मुनक्का को जो यानी बहुत से ऐसे उपाय हैं जो कर सकते हैं। ठीक है। एक कॉलर तुलसी ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। तुलसी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, नमस्ते। मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। जी जी। तो गले में उनका गला में मेरे को और बोलने में परेशानी आती है। अच्छा, गले में दर्द रहता है और बोलने में परेशानी होती है आपको? परेशानी बोला नहीं। हाँ, ये कब से दिक्कत है आपको? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, ठीक है। हाँ। डॉक्टर मंजूषा, कुछ आप और पूछेंगे इनसे? इनके अलावा इनको कोई पुराना जुकाम या कुछ तकलीफ थी क्या इससे पहले या इस 2 महीने के दौरान?
पहले तो कुछ भी नहीं, 2 महीने हो गए और रोटी खाने में परेशानी आती है। अच्छा, ये कह रहे पहले कोई तकलीफ नहीं थी, खाना खाने में भी परेशानी हो रही है इन्हें। तो इसके लिए इन्हें एक तो जांच करवानी होगी कि कहीं कोई और कारण तो नहीं है। जैसे कई बार अगर अंदर गले में कुछ ग्रोथ है या क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो वो एक जांच करवा के अगर नॉर्मल आता है तो हम लोग आयुर्वेद में दशमूलक्वाथ प्रिस्क्राइब करते हैं, पर वो उनको किसी डॉक्टर के निर्देशन में ही लेना होगा जांच करवाने के बाद। क्योंकि तकलीफ काफ़ी लंबे समय से है इन्हें, इसलिए पहले प्रॉपर जांच कराएं, उसके बाद इलाज के लिए आगे बढ़ें। डॉक्टर कंवल, अगर हम बात करें लेरिंजाइटिस की बात करें, क्या ये उम्र के हिसाब से भी फ़र्क करता है कि बच्चों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में या पुरुषों में, इस तरह का भी है या किसी को भी हो सकता है? ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसको लेके कोई वो नहीं, मतलब प्रोफेशनल से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे जो टीचर्स हैं जो ओवर यूज़ ऑफ वॉइस करते हैं, सिंगर्स हैं, या जैसे जो माइन वर्कर्स हैं हु आर एक्सपोज टू इरिटेंट्स, स्मोकर्स हैं, इन सबको ज़्यादा होने की संभावना रहती है। नॉर्मली विंटर्स में, चेंज ऑफ सीजन में इसकी होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। यानी आप कह रही हैं कि इनसे संक्रमण हो सकता है और जिसके बाद तकलीफ बढ़ सकती है। ठीक है डॉक्टर, अभी जिस तरह से मैम ने भी बताया और आप भी बता रहे थे कि संक्रमण से ज़्यादा तौर पर होता है, संक्रमण किस तरह का हो सकता है? क्या ये वायरल, बैक्टीरियल या फिर संक्रमण के अलावा भी क्या ऐसे कारण हैं जिनसे लेरिंजाइटिस हो सकता है? संक्रमण में वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। हाँ। जो कि जैसे जुकाम खांसी के बाद ये गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और उससे लेरिंजाइटिस होता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसकी मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। दूसरा जो है कि जो प्रोफेशनल वॉइस यूज़र्स हैं, प्रोफेशनल वॉइस यूज़र का मतलब कि जो लोग बहुत ज़्यादा अपनी आवाज़ को यूज़ करते हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो टीचर्स होते हैं या प्रोफेसर्स हैं या एडवोकेट्स हैं या लाइक टीवी एंकर्स हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। आपने पकड़ लिया है डॉक्टर रवि, मेरा गला भी खराब है। हाँ, आपका भी मेरे को लग रहा है गला खराब। तो बेसिकली ये है कि जो लोग अपने वॉइस को ओवर यूज़ कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। और ओवर यूज से क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स पे स्ट्रेस पड़ता है, जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेस की वजह से वहाँ सूजन आ जाती है और वो सूजन कई बार बढ़ के नोड्यूल्स या पॉलिप बन जाता है। अगर वो नोड्यूल और पॉलिप बन गया तो क्रॉनिकली फिर पेशेंट की आवाज़ खराब हो जाती है और ऐसे केसेस में हमें कई बार ऑपरेट भी करना पड़ता है, वो पॉलिप को निकालना पड़ता है। अच्छा। फॉर प्रोफेशनल वॉइस यूज़र, जैसे मैं जो लोग अपनी वॉइस अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि वोकल कॉर्ड फंक्शनिंग के लिए, लैरिंग्स के फंक्शनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नमी का रहना, मॉइस्चर, पानी की जो बहुत अधिक आवश्यकता रहती है वोकल कॉर्ड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा पानी लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सपोज 1 घंटे के लिए कोई लेक्चर ले रहे हैं तो उसके दौरान पे आपको हर 5-10 मिनट में थोड़ा एक घूंट पानी लेना जरूरी है। उससे ये वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेटेड रहते हैं और उनमें नमी बनी रहती है और उनका फंक्शन नॉर्मल रहता है। अच्छा। तो अगर कोई आपको प्रॉब्लम है ऐसी तो उसमें पानी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर जुड़े हैं, पंकज ने हमें दिल्ली से कॉल किया है। पंकज, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, थैंक यू। मुझे ये पता करना था, मेरी मिसेज को डॉक्टर ने क्रोनिक लेरिंजाइटिस डायग्नोज किया था, जिसका ट्रीटमेंट उन्होंने बोला था कि आप मेडलर टैबलेट करके उन्होंने दिया था, मेड्रोल, दिस इज मेड्रोल MEDROL, जिसमें काफी लेने के बाद भी उसका लेरिंजाइटिस तो ठीक हो गया पर उसकी वोकल कॉर्ड में अभी भी सूजन बताते हैं डॉक्टर। डॉक्टर, हाँ, ये मेड्रोल जो होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली स्टेरॉइड है जो कि दिया गया था सूजन, वोकल कॉर्ड्स की सूजन को कम करने के लिए। अगर अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है, अगर वोकल कॉर्ड्स में सूजन अभी भी बनी हुई है तो मेरे हिसाब से आपको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। उसमें वोकल कॉर्ड्स का एंडोस्कोपी करेंगे, वीडियो एंडोस्कोपी करते हैं आजकल हम लोग, और वीडियो एंडोस्कोपी पे वोकल कॉर्ड्स का पूरा फंक्शन हमें पता चलता है, एनाटमी भी और उनका जो फंक्शनिंग भी, दोनों चीज़ें हमें पता चलती हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है तो हमें हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़े। अच्छा। कई बार ऐसा होता है जो लॉन्ग स्टैंडिंग और क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के अंदर वोकल कॉर्ड्स पे दाने बन जाते हैं, वो दाने स्टेरॉइड से भी नहीं जाते हैं, उन दानों को हमें निकालना पड़ता है सर्जिकली। इनको हम वोकल नोड्यूल्स बोलते हैं और कई बार ये स्पीच थेरेपी से भी ख़त्म नहीं होते। अगर वो स्पीच थेरेपी से भी रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है तो हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं जो कि आपके मिसेस की वोकल कॉर्ड की एंडोस्कोपी करे। अच्छा, ठीक है।
एक और कॉलर है, प्रशांत रावत ने हमें कॉल किया है, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। प्रशांत, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम होती है जी प्रशांत, सवाल पूछिए। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैडम मेरी प्रॉब्लम में मेरी मम्मी को क्या वोकल कॉर्ड में इन्फेक्शन रहता है? आपको है ये तकलीफ? प्रशांत, टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना सवाल पूछिए। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है संपर्क टूट गया है। तो लेरिंजाइटिस से जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें पूछिए। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होंगे। रोगियों को मिले सस्ता इलाज, इसीलिए सरकार लगाती है दवा के दामों पर नियंत्रण। लेकिन दवा कंपनियों का भी है अपना तर्क। उन्हें करना होता है नई दवाओं का विकास। ऐसे में क्या होनी चाहिए दवाओं के दामों को लेकर सरकार की नीति? कुछ ऐसे विषयों पर करेंगे विचार। देखिए मेरे साथ अर्थनीति, शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। गोमतेश्वर कर्नाटक में श्रवणबेलगोला की पहाड़ी पर स्थित भगवान बाहुबली को समर्पित 57 फीट ऊंची ये मूर्त है। कर्नाटक शिल्प कला का शाहकार। भारत के 7 अजूबों में होता है इसका शुमार। इतनी बुलंद कि 30 किलोमीटर दूर से भी आप कर सकते हैं इसका दीदार। हर 12 साल में होता है बाहुबली का महामस्तकाभिषेक। भक्त करते हैं दूध, केसर और सोने के सिक्कों से इनका श्रृंगार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आयुष्मान भव में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं लेरिंजाइटिस की, जो कि गले से जुड़ा एक रोग है। और इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, कोई सुझाव आप चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर कंवर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अगर कई लोगों को मैंने देखा है कि एलर्जी है, उस एलर्जी की वजह से खासकर जब मौसम बदलता है तो उन्हें खांसी की भी शिकायत होती है, गला बैठता है। तो कैसे, क्या ये एलर्जी भी लेरिंजाइटिस में बदल सकती है? ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है। नॉर्मली जब भी लेरिंजाइटिस होता है तो कोई ना कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड होता है उसके साथ। चाहे तो साइनोसाइटिस होगा, राइनाइटिस होगा, तो वो जब व्हेन इट ट्रेवल्स डाउन तो लेरिंजाइटिस होता है। और उसके लिए प्रिवेंटिव एज वेल एज मेडिसिन लेना दोनों ही ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेयर से कि एक तो ठंड से बचें और अपने आप को मॉइस्ट एयर बहुत यूज़फुल रहती है। और होम्योपैथिक जो इलाज लेने से क्या है कि वो समस्या 7 दिन के बजाय हमारी 3 दिन में ठीक हो सकती है और बार बार हम होने से बच जाते हैं। बिकॉज होम्योपैथी में सबसे बड़ी एडवांटेज है, इट हेल्प्स टू ट्रीट योर टेंडेंसीज फॉर दैट। तो लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ही उपयोगी है होम्योपैथी, ताकि आपको ये बार बार ना हो। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और जुड़े हैं, किशन मोहन ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। किशन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। मैम मेरे गले में हमेशा खराश रहती है और सांस लेने में दिक्कत है। जैसे खांसता हूँ तो बलगम सा आता है और हमेशा गले में सूजन सी रहती है। ठीक है, डॉक्टर मंजुषा। ये जो लेरिंजाइटिस ना होके क्रॉनिक फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स हैं,
जो कि पॉल्यूशन के कारण भी हो सकता है, और कहीं पाचन में, आयुर्वेद के हिसाब से पाचन अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो गले में कफ जमा होता है, उसके कारण से भी हमेशा पेशेंट को क्लीनिंग इफेक्ट, हमेशा उनको गले को वो साफ करने का प्रयास करते रहते हैं। उसके लिए उनको गर्म पानी पीना चाहिए और ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से बचना चाहिए, ठंडी और खट्टी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। ठीक है, इन्हें भी क्या कोई जांच की ज़रूरत है फिलहाल, या ज़्यादातर केसेस में इसमें कुछ निकलता नहीं है। अगर इन उपायों से ये ठीक नहीं होता है, जैसे पाचन के लिए कुछ दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, ये वो ले सकते हैं डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद। अगर उससे ठीक नहीं होते तो वो फर्दर जांच करवा सकते हैं। ठीक है। एक और कॉलर है, अंकित ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। अंकित, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। अंकित, आप सवाल पूछ सकते हैं। अंकित का कॉल कट गया है। डॉक्टर रवि, जैसे एलर्जी की मैं बात कर रही थी कि जैसे डॉक्टर बता रहे हैं कि एलर्जी भी आगे जाके लेरिंजाइटिस बन सकती है। लेरिंजाइटिस किस लेवल तक खतरनाक हो सकता है? क्या ऐसा ये एक ऐसा रोग है जो आगे जाके खतरनाक भी हो सकता है? एक्यूट इन्फेक्शन, यानी कि जो थोड़े जल्दी से एक इन्फेक्शन होता है, एक्यूट इन्फेक्शन जो होते हैं लैरिंग्स के, उसमें सांस लेने की दिक्कत भी बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल, बच्चों के अंदर एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, जो लैरिंग्स का ही एक पार्ट होता है, उसमें सूजन आ जाती है, उससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी आवाज़ चेंज है और सांस लेने में दिक्कत है, या सांस लेने में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं और बच्चे को तेज़ बुखार भी है, तो ऐसे स्थिति में उसको तुरंत इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए, क्योंकि लैरिंग्स जो है वो बोलने के अलावा सांस की नली भी होती है। तो सांस की नली में अगर कहीं सूजन आ गई है तो उससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और पेशेंट की जान को भी खतरा होता है। ऐसे स्थिति में तुरंत हमें अस्पताल में लेके जाना चाहिए। इस बीमारी को हम एक्यूट एपिग्लोटाइटिस कहते हैं। वैसे ही एक और बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं गलघोटू या पर्ट्यूसिस, और एक और बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं क्रूप। क्रूप का मतलब एक्यूट लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस। इन सब कंडीशंस में क्या होता है, इन्फेक्शन जो है लैरिंग्स के अलावा सांस की नली में भी चला जाता है, ट्रेकिया में, और जो सांस की नली के ऊपर का पोर्शन उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, उनमें भी इन्फेक्शन चला जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे स्थिति में हमें तुरंत पेशेंट को इमरजेंसी में लेके जाना चाहिए, और उसमें कई बार हमें सांस के लिए अलग से एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाना पड़ता है मरीज की जान बचाने के लिए। अच्छा। तो लैरिंजाइटिस कई बार बहुत खतरनाक रूप भी ले सकता है। ठीक है। और इस समय हम एक सवाल लेंगे। भावना ने ये सवाल हमसे जीमेल के जरिए किया है और दिल्ली से भावना हमसे पूछ रही हैं। आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। भावना हमसे कह रही हैं कि मैंने 2 साल पहले अपने वोकल कॉर्ड का ऑपरेशन कराया था। मेरे गले में हल्का दर्द रहता था और बात करते करते आवाज़ धीरे धीरे बंद हो जाती थी। मुझे आवाज़ अभी भी थोड़ी दबी दबी रहती है। क्या क्या सावधानियां मुझे बरतनी चाहिए? डॉक्टर मंजूषा, आप सावधानियों को लेकर क्या बताएंगे? इनका प्रोफेशन क्या है अगर हम ये जान लें, और जो भी ये बात करते हैं जब भी, तो एक ध्यान रखना होगा कि हमेशा लो पिच में बात करें, जिससे कि कम थकान होगी। क्योंकि वोकल कॉर्ड नोड्यूल है तो उससे लगता है इनका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इनको ज़्यादा बात करनी पड़ती है। तो इसलिए इनको अपनी आवाज़ का ध्यान रखना होगा, खट्टी और ठंडी चीज़ों से बचना होगा। और दूसरा ये कि कोई ऐसी चीज़ ये हमेशा मुंह में रखें जिससे कि इरिटेशन नहीं हो, और कहीं धूल भरे वातावरण में ये जाए तो उस समय अपना मुंह ढक के रखें, जिससे कि पॉल्यूटेंट्स जो इरिटेंट्स हैं, दिल्ली का वातावरण ऐसा है कि हम कहीं धुएं वाली जगह पे जाते हैं या ट्रैफिक जहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा इरिटेशन होता है, और ये क्रॉनिक इरिटेशन अगेन इनको रिजल्ट करेगा वोकल नोड्यूल में, ज़्यादा तकलीफ करेगा नोड्यूल में। ठीक है। कमलेश, एक और कॉलर जुड़े हैं मुंबई से हमारे साथ। कमलेश, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। थैंक यू मैडम। मैं 80 ईयर्स ओल्ड हूँ, 80 साल मेरी उम्र है, और 94 में मेरा बाईपास हुआ था जी। और अभी मैं सोने के टाइम, रात को सोने के टाइम जब भी मैं 2 तकिए रखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा सांस लेने में मुझे आराम है।
और अगर बिना बिना अगर एक ही तकिया रखता हूँ तो लगता है कि कहीं कुछ रुकावट आ रही है। तो क्या ये लैरिंजाइटिस से कनेक्टेड है या मेरे वो ये जो सांस की नलियाँ हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम वाली बात? थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर रवि। हाँ, ये आपकी जैसे उम्र काफ़ी है तो ये जो प्रॉब्लम है, जैसे आप 2 तकिया लगा के सोते हैं तो ज़्यादा आराम आता है, ये लैरिंजाइटिस का सिम्टम नहीं है। ये मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सांस की प्रॉब्लम है, जो कि लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं, कार्डियक एंड लंग स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अच्छा। क्योंकि ये लेटने पे इनको प्रॉब्लम बढ़ रही है। इसका मतलब कि जो सांस की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है और लंग्स की प्रॉब्लम लग सकती है। अच्छा। ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक और कॉलर है उमेश ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। उमेश, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए अपना। सर मुझे गले में टॉन्सिल हो रहा है जी। और वो सूजन टाइप में हो रही है, वो तो ठीक नहीं हो रहा। और पहले सफेदी भी थी तो वो तो सफेदी तो चली गई आई साइड से, पर वो सूजन रहती है गठान टाइप वो हो रहा है। ठीक है, आप कौन सा इलाज जानना चाहेंगे? हमारे साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी तीनों डॉक्टर हैं। जैसे जो भी आपके उससे अच्छा हो जाए बस अपन। ठीक है, डॉक्टर कंवल कुछ और पूछना चाहेंगे आप? ये आप को कितने समय से है और इसके लिए अभी तक आपने क्या इलाज किया है? आपकी आयु क्या है? सबसे पहले अपनी आयु बताइए। उमेश, अपनी उम्र बताइए। इनका कॉल मैम डिस्कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट कॉलर। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके गले में टॉन्सिल्स हैं, तो टॉन्सिल तो नॉर्मली सभी के गले में होते हैं। अगर वो टॉन्सिल में कुछ प्रॉब्लम है तभी उसके इलाज की ज़रूरत है। अच्छा। जैसे उन्होंने बताया कि टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, टॉन्सिल बढ़े हुए तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए इनको कुछ इलाज की ज़रूरत है। अगर उस बढ़े हुए टॉन्सिल की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि खाना खाने में निगलने में दिक्कत हो रही है या उनमें गले में दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा है बार बार, तब हमें उनकी कुछ जांचें करा के उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा। या एंटीबायोटिक्स, या हो सकता है कि हमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। बट अगर सिर्फ टॉन्सिल बढ़े हुए हैं तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो सभी के होते हैं, नॉर्मल फिनोमेना है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम। तो ये इनको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम क्या है। टॉन्सिलाइटिस है, बड़े तो होंगे, पर अगर बार बार टॉन्सिलाइटिस इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अच्छा। और डॉक्टर कंवल, जिस तरह से जीमेल के जरिए भावना ने सवाल पूछा था कि उन्होंने ऑपरेशन कराया, सावधानियों की बात कर रही थी, क्या होम्योपैथी के ज़रिए ऐसा है कि जो लोग वोकल कॉर्ड का ऑपरेशन करा चुके हैं वो बाद में होम्योपैथी के ज़रिए इससे कुछ सावधानी बरत सकते हैं? ऐसी दवाइयाँ हैं? होम्योपैथी के ज़रिए उनका इलाज हो सकता है और उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। ऐसे एक्चुअली होम्योपैथी ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है, उनको लॉन्ग टर्म ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हैं, केबीसी ठाकुर ने हमें कॉल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मेरे नाम देवी सिंह ठाकुर है, मध्य प्रदेश से हूँ। देवी सिंह ठाकुर। हाँ मैडम, मेरा जो गले की प्रॉब्लम है, बात करते करते मेरा गला बैठ जाता है। अच्छा। हाँ, देवी सिंह ठाकुर मेरा नाम, बीसी ठाकुर में देवी सिंह ठाकुर। अच्छा, ये आपको कब से तकलीफ है? मैडम 3 साल हो गया। आपने अभी तक डॉक्टर को दिखाया है? हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि गर्म पानी में कुल्ला करना पड़ेगा और गर्म चीज खाना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ है? आपको फायदा? अच्छा डॉक्टर रवि, आप कुछ और पूछें। इनको जैसे बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय के बात करने के बाद इनका गला बैठ जाता है। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि इनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। सही तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस और बोलने का तरीका अगर इनको समझाया जाएगा तो ये अच्छा इनको फ़ायदा होगा। बाकी इनको पानी खूब लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, थोड़े थोड़े समय पे अंतराल पे खूब पानी पीना है। अगर ये स्मोकिंग करते हैं तो ही शुड अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड करना चाहिए। शराब का सेवन भी कम करना चाहिए। और अगर इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये गला बैठ जाता है थोड़ी देर बात करने के बाद, तो इसमें एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए रिफ्लक्स के लिए हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अच्छा। और उनसे इन सब चीज़ों से इनको फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर मंजूषा बता रहे हैं गर्म पानी पीने के लिए कहा गया, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में इसके हिसाब से हमारी दिनचर्या में 2 चीज़ें बताई गई हैं, गंडूश और कवल। इसमें क्या है, एक सिंपल गर्म पानी, उसमें नमक डाल के
हम जब सुबह ब्रश करते हैं उसके बाद डेली उन्हें मुंह में भर के रखना चाहिए, और उससे जो है पानी की उष्णता से और नमक से जो है जमा हुआ कफ गले में वो बाहर निकलता है। लेकिन उनको ये डेली करना होगा, और उससे उनको खाली गर्म पानी की जगह उससे ज़्यादा आराम मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो ये उपाय भी वो अपना सकते हैं। डॉक्टर कंवल, जैसे आपने कहा कि किसी को भी ये हो सकता है लेरिंजाइटिस, जब बच्चों की बात आती है तो होम्योपैथी हम हमेशा ये बात करते हैं बहुत आसानी से बच्चे वो दवाइयाँ ले सकते हैं। इजीली पैलेटेबल। बच्चों में कैसे पहचाने ताकि आगे जाके समस्या गंभीर ना हो, इन लक्षणों को कैसे पहचाने और किस तरह का उपचार किया जा सकता है बच्चों के लिए? जब बच्चे होते हैं ना, उनमें एक क्रूप जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मतलब उनको ऐसे जैसे बार्किंग कॉफ, तो खांसते हैं तो आसपास सबको पता लग जाता है। तो इसी स्थिति में बच्चों को जो बाकी हमारे हैं प्रिवेंटिव मेयर्स वो थोड़े करने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे बच्चे को हम बार बार फोर्स नहीं कर सकते पानी भी, परसुएट कर सकते हैं, बड़े तो समझदार हो जाते हैं। तो ऐसे में होम्योपैथी का इलाज जो है उनको बहुत शीघ्रतम, एक तो उनको उससे आराम मिल जाता है, और जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ मतलब लगातार कुछ समय होम्योपैथी इलाज करने से उनको बार बार ये होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। पर बच्चों में, जैसा डॉक्टर रवि ने पहले भी बताया था, इस ध्यान रखना चाहिए कि उनको अगर एपिग्लोटाइटिस हो रहा है तो हमको उसको इमीडिएट इंटरवेंशन देनी है। कि उनको जो सांस की तकलीफ अगर लगता बढ़ रही है, अगर जब वो सांस लेते हैं अजीब सी आवाज़ आने लगती है हाई पिच्ड, तो उस स्थिति में उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और डॉक्टर अभी हमने कई ऐसे लोग देखे हैं जिनकी आवाज़ बहुत बैठी हुई होती है, क्या ये लेरिंजाइटिस की वजह से होता है या हो सकता है कि उनकी आवाज़ शुरू से ही ऐसी हो? क्या ये भी ठीक हो सकता है? हाँ, आवाज़ जैसे कई लोगों की आवाज़ नॉर्मल, जैसे कि मेल्स होते हैं उनकी आवाज़ बहुत पतली आ रही है, या फीमेल्स वॉइस हैं उनकी आवाज़ बहुत भारी है, तो वो नॉर्मल भी हो सकता है। बट आजकल ऐसे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं जिससे कि हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। जो वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम सर्जिकली कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उससे हमारी जो वॉइस पतली या मोटी कर सकते हैं। जैसे किसी फीमेल्स की वॉइस बहुत ज़्यादा भारी है तो हम उस वॉइस को पतला कर सकते हैं सर्जरी के दौरान। तो वैसा भी स्थिति होती है बहुत से। जैसे नॉर्मली बच्चों में क्या होता है, जो मेल्स होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनकी आवाज़ प्यूबर्टी के टाइम चेंज होती है। तो हम कहते हैं ना आवाज़ फट जाती है, आवाज़ चेंज होती है प्यूबर्टी के टाइम। अगर वो चेंज अगर नहीं होता है नॉर्मली, उनकी आवाज़ लड़कियों जैसी पतली ही रह जाती है एट टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो उस टाइम को हम उस समय कुछ एक्सरसाइज बताते हैं पहले तो। अगर एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं होता है तो हम कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं जिससे कि आवाज़ को हम मोटा या पतला करा सकते हैं। अच्छा, एक और कॉलर गीता हमारे साथ जुड़ी हैं, अम्बाला से, इन्होंने हमें कॉल किया है। गीता, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम मुझे ना काफी समय पहले क्या हुआ था कि गला, जैसे गाने वाने गा लेते हैं या कोई शादी फंक्शन होता है ना, लेते गए तो गला बैठ गया था एक बार मेरा। काफी कई दिन तक आवाज बहुत धीमी निकल नहीं रही थी। तो उसके बाद से कुछ टाइम पहले बाद से मेरा भारी हो गया मैम, मतलब आवाज भारी हो गई। अच्छा, आवाज ना थोड़ी, मतलब इतनी बारीक आवाज नहीं रही, थोड़ा हल्का सा अंतर आ गया उसमें, भारीपन जैसे बुजुर्ग से थोड़ा हो जाता है ना। हाँ। बोलने से पता लगता है फोन वगैरह पे। तो उसके बाद मुझे खराश, गले में कफ सा भी आता रहता है, हल्की फुल्की खराश। अगर पेट साफ रहता है थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो वो ज्यादा। और अब जल्दी मैम क्या होता है कि कभी कभी कुछ खट्टा या खा लिया तो कान के पीछे बनता है बहुत जबरदस्त सा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बनता है, कुछ खा पी लो फिर थोड़ा ठीक हो जाता है चाय गर्म पानी पीने से। और लेकिन गला खांसी सी हल्का सा कफ सा आता रहता है, और मैं बहुत जल्दी गला बैठ जाता है सर्दियों में, कोई चीज खा ली या कुछ इस तरह से होता है। ठीक है गीता, आप कॉल पर 1 मिनट बने रहिएगा। डॉक्टर मंजूषा, आप कुछ और पूछना चाहती हैं इनसे? नहीं, इन्होंने खुद ही बता दिया है कि इनका किन चीज़ों से बढ़ता है। तो सबसे पहले तो इनको खट्टी और ठंडी चीज़ें खाना बंद करना है, और ये तुलसी का रस और अदरक का रस थोड़ा सा शहद मिला के दिन में 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएंगे, और खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो इनकी आवाज़ जो है नहीं बैठेगी। और दूसरा जो मैंने पहले भी बताया था कि जो जेठी मध की लकड़ी आती है, छोटा सा टुकड़ा मुंह में, ये दिन में 1 से 2 बार रखें तो इनकी आवाज़ धीरे धीरे जो मोटी हो चुकी है, आई थिंक पुरानी जो है प्राकृत अवस्था में या नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हैं, अनिल ने हमें कॉल किया है, यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। हाँ जी, डॉक्टर साहब जो है किससे मतलब मेरी समस्या आप
सवाल जो है तीनों डॉक्टर किससे करूँगा? आप जिससे चाहे सवाल पूछ सकते हैं, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद। कॉमन से सवाल है मेरे, ऐसी कोई विशेष परेशानी है नहीं है गले में, जी। और बस इतना है कि ऐसे करके खराश भी जो है बार बार लेनी पड़ती है। ठीक है, ये कब से समस्या है आपको अनिल? ये समस्या मतलब हमेशा से रहती है, कोई इसकी कोई परेशानी नहीं है, बस हल्की खराश ही रहती है, वो करना पड़ता है ऐसे गले को, फिर ठीक हो जाता है। ये दिक्कत नहीं है, वैसे कोई नॉर्मल सी चीज है, पर मैं पूछना चाह रहा था, प्रोग्राम देख रहा था मैंने, ये इसका कोई। ठीक है, हम तीनों डॉक्टर से आपकी समस्या का हल जानेंगे अनिल, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर कंवल, क्या इनको हल्की सी खराश रहती है और ये लगातार बनी रहती है? ये हल्की सी खराश के लिए एक तो जो बार बार जो लोग करते हैं ना, उससे इनकी तकलीफ नॉर्मली बढ़ जाती है। तो इसके लिए मतलब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी है और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी। प्रिवेंटिव तो जो होम रेमेडीज हैं वो तो करने के साथ साथ एक होम्योपैथिक आप विशेषज्ञ से मिले, वो आपकी पूरी एक हिस्ट्री लेकर कि आपको ये कैसे शुरू हुआ, कब से हो रहा है, आपको एक उचित इलाज देंगे, उससे आपकी जो है समस्या ज़रूर ठीक हो जाएगी। पर इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, और लोग नॉर्मली एक्टिव स्मोकिंग पे ध्यान देते हैं पर पैसिव स्मोकिंग भी नुकसानदेह होती है, या आपका कुछ प्रोफेशन ऐसा है कि आप इरिटेंट्स को एक्सपोज रहते हैं, या डस्ट पोल्यूशन, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। हमें अपने आप को इनसे भी बचाना है, और साथ साथ जो अपनी इम्यूनिटी, अपनी जो शक्ति है शरीर की, प्रतिरोधक शक्ति, उसको भी बढ़ाना है। तो मेरी सलाह है कि किसी अच्छे होम्योपैथिक विशेषज्ञ से मिलकर, जो आपके एरिया के पास हो, एसेसेबल हो, तो आप अगर इलाज कराएंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, शुभम ने हमें कॉल किया है एमपी से। शुभम, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं शुभम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, सवाल पूछिए शुभम। मैम, खाना खाने के बाद एक खराश टाइप की आती है मैम। अच्छा, ये क्यों आती है? कब से है ये तकलीफ? कुछ महीने से आ रही है मैम। और खाना खाने के बाद ही होती है? जी। डॉक्टर रवि, कुछ और पूछना चाहते हैं? खाना खाने के बाद आपको जलन रहता है क्या? गले के अंदर जलन सी महसूस होती है? नहीं, कभी कभी मिर्ची बहुत ज्यादा लगती है, मिर्ची लगती है, और एसिड ऐसा लगता है कि गले में खट्टा खट्टा पानी आ रहा है, और हाँ ऐसा होता है जी सर। तो ये जो आपके जो लक्षण है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और इसमें क्या होता है कि जो स्टमक का एसिड होता है वो रिफ्लक्स होके, यानी कि वो रीगजिटेट करके कई बार गले में आ जाता है। तो मुझे मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ एंटी एसिड्स टैबलेट्स लें, और जो एसिडिटी को कम करने के लिए दवाइयाँ होती हैं उनका आप सेवन करें, तो उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है आपको जी। जैसे आपने रात का खाना खाया, एक तो बहुत स्पाइसी फूड अवॉइड करें, रात को हल्का खाना खाएं, और तुरंत खाने के बाद नहीं लेटें। तो उससे क्या होगा कि एसिड रिफ्लक्स की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम रहेगी, और अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम रखती है तो उसमें आप एंटी एसिड टैबलेट्स शुरू कर सकते हैं, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मंजूषा, जिस तरह से खान पान को लेकर बात हो रही है, और डॉक्टर रवि भी बता रहे हैं कि भारी आहार रात में लेकर नहीं सोना चाहिए, इसके अलावा आप भी तमाम चीज़ों से परहेज़ बता रही हैं। एक और चीज़ है विटामिन सी, कहते हैं कि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो लीजिए, लेकिन जो फल हैं जिनसे विटामिन सी मिलता है वो आमतौर पर खट्टे होते हैं, तो वो खट्टा खाने से भी कई लोगों का गला ख़राब हो जाता है, तो कैसे बैलेंस किया जाए इस चीज़ को? ये बात बिल्कुल ठीक है कि खट्टी चीज़ों से जो है गला ख़राब हो जाता है, लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसा द्रव्य है जो आंवला है, हमारे आहार में हम यूज़ करते हैं, जो खट्टा होते हुए भी गले के लिए बहुत लाभदायक है। अगर हम आंवला की चूर्ण को, जब सीज़न नहीं है ताज़ा आंवला मिलने का, उस समय आंवला चूर्ण को शहद में मिला के लगातार यूज़ करें, या जब आंवला मिल रहा है उसमें आंवला का जूस, आंवला का चटनी या सब्जी बना के किसी भी रूप में हम अगर रेगुलरली आंवला का सेवन करेंगे, तो ये जो बार बार गला बैठना, ये प्रॉब्लम उन लोगों को नहीं होगी, क्योंकि इससे जो है उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। ठीक है, एक और सवाल लेंगे जीमेल के ज़रिए। गार्गी ने हमसे ये सवाल पूछा है। गार्गी का कहना है कि इनकी उम्र 38 साल है, और बचपन में मेरा लेरिंजाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब फिर से मुझे वही समस्या हो रही है। मेरी उम्र 38 साल है, क्या फिर से मुझे लेरिंजाइटिस हो सकता है? यानी डॉक्टर रवि, क्या एक बार अगर ऑपरेशन इन्होंने ये नहीं बताया है कि वोकल कॉर्ड्स में क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से सर्जरी हुई है, क्योंकि लैरिंजाइटिस इटसेल्फ तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है।
ठीक है। अगर उनका वोकल कॉर्ड्स में नोड्यूल्स थे तो वो दोबारा हो सकते हैं। अच्छा, वो दोबारा क्यों हुए हैं कि उसका कारण ये है कि उन्होंने फिर से अपनी वॉइस को ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो वॉइस हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा कम स्वर में, लो पिच में नहीं बोलना। इट शुड बी एट योर नॉर्मल, जो आप कन्वर्सेशन करते हैं उसमें बोलना है। स्पीच थेरेपी बहुत फ़ायदा करेगी। पानी खूब पीना है और मिर्च और मसाले वाली चीज़ें जिससे रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता है उनको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़, अगर आपको प्रॉब्लम दोबारा से हो गई है तो आपको दोबारा से एक बार ईएनटी सर्जन के पास जाना चाहिए। वो आपकी एंडोस्कोपी करके देखेगा कि वो वोकल नोड्यूल्स या पॉलिप्स दोबारा तो नहीं आ गए हैं। इन केस अगर वो दोबारा से बन गए हैं और वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उनको दोबारा सर्जरी करानी पड़ सकती है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, ओम प्रकाश ने हमें कॉल किया है, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, पूछिए। मैडम, हमारे डॉक्टर साहब से सवाल है जी। जी। तो हमारे गले में निगलने में दिक्कत होती है। अच्छा, कब से हो रही है ये समस्या आपको? समस्या तो 2 साल से है मेरे को। ठीक है। तो मैंने इंडोस्कोपी करा ली है जी। तो उसमें कुछ भी नहीं आया, क्लियर है। तो गले में ना थोड़े से दाने दाने हो जाते हैं मेरे को ऊपर जीभ के नीचे। अच्छा, ठीक है। हम होम्योपैथी इलाज जानते हैं आपके लिए, डॉक्टर कंवल। ये आपकी कोई रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आप का प्रोफेशन क्या है अगर आप बताएं तो? मेरे को तो निगलने में दिक्कत होती है। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? काम हम नौकरी करते हैं जी। निगलने में दिक्कत का कारण एक सूजन भी हो सकती है और एक ट्यूमर भी हो सकता है, पर जैसा कि आपने कहा है आपको नहीं है, तो सूजन का इलाज करने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसा कि इस प्रोग्राम में के द्वारा बार बार बताया जा चुका है कि ठंडी और खट्टी चीज़ का से परहेज़ करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, और अपनी आवाज़ को बैलेंस रखने के साथ साथ आप होम्योपैथी की चिकित्सा से आपको ज़रूर आराम मिलेगा। आप अपने एरिया में जहाँ आप रहते हैं किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से कुछ समय लग के इलाज कराएंगे तो आपकी जो निगलने की समस्या है बार बार, इसमें आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है डॉक्टर रवि। हाँ, टैबलेट होती है ना, टैबलेट निकलने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर रवि, आप क्या बताएंगे ना? ये जो जैसे आपने बताया कि एंडोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल, अगर जो खाने की नली की एंडोस्कोपी अगर हुई है और वो नॉर्मल है तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गले में कुछ सूजन की वजह से निकलने में दिक्कत रहती है, और इसमें एक बड़ा कारण जो होता है वो एसिडिटी होता है, रिफ्लक्स। तो मुझे लगता है कि आप एक बार रिफ्लक्स के लिए ट्रीटमेंट लें, जो एसिडिटी को कम करने की दवाइयाँ लें, उससे आपको जरूर फायदा होगा। हाँ, ये बता रहे हैं जीभ के नीचे दाने हो जाते हैं। हाँ, वो भी जीभ के जो लक्षण? नीचे दाने, जीभ में जो दाने बता रहे हैं वो एक बार फिर से आपको एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार वो छोटे मोटे अल्सर्स होते हैं। अल्सर्स की वजह से भी खाने में दर्द और खाने में निकलने में दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए तो एक बार आप किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखाएं जो कि देख के बता पाएगा कि क्या उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है। एक और कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, गीता ने हमें कॉल किया है पंजाब से। स्वागत है आपका। दीपक ने हमें कॉल किया है, माफ़ कीजिएगा। दीपक, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर, मेरे गले में नड्यूल है जी। तो मेरे को हार्ट प्रॉब्लम के कारण मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है। तो कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक बता दीजिए। आयुर्वेद में मैं ले रहा हूँ अपना वृद्धिवादिका पट्टी ली थी, वो तो मेरे को सूट नहीं की। एक बार दोबारा बताइए दीपक, आपने क्या लिया था? एक तो ली थी वृद्धिवादिका पट्टी। ठीक है। और एक ली थी एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक कचनार गूगल। अच्छा, तो इनसे आपको फायदा नहीं हुआ है? वृद्धिवादिका पट्टी तो सूट नहीं की, और कचनार गूगल 3 महीने से ले रहा हूँ। थोड़ा फायदा है पर पूरा नहीं है। ठीक है, हम आयुर्वेद और होम्योपैथी दोनों इलाज जानते हैं। डॉक्टर मंजूषा। कांचना गुगुल अच्छा है, इनको लंबा समय लेना होगा। इसके साथ एक और प्रोसीजर होता है जिसे कि गंटूश धारण बोलते हैं। तो ये कुशल आयुर्वेद विशेषज्ञ के अंदर
एक बार उनके यहाँ सीख लें गंडूश कैसे करते हैं, जिसमें कि दवा वाला काढ़ा बना के तेल के साथ मिक्स करके उसको मुंह में रखना होगा। सीखने के बाद अच्छे से ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे दवा के साथ साथ अगर ये गंडूश का प्रैक्टिस करेंगे तो इससे इनको ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है। और होम्योपैथी कैसे मदद कर सकता है डॉक्टर कमल? होम्योपैथी में इनको मदद मिल सकती है। इसके लिए ये बताएं कि ये कब से, मतलब इन्होंने कभी होम्योपैथी की इलाज पहले किया है? नहीं अभी। जी मैडम, मैं ले रहा हूँ होम्योपैथी की भी साथ में ले रहा हूँ, बेलेडोना ले रहा हूँ। ये आप अपनी इच्छा से ले रहे हैं या आपको किसी ने बताया है? नहीं, किसी डॉक्टर से बेलेडोना ले रहा हूँ, एंटामोनियम टोट जी, और साथ में थर्ड वन एक और थी, उसका नाम भूल गया मैं। जी कोई बात नहीं। तो अब ये जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं ये आपकी एक्यूट इसके लिए ठीक है, पर इसके साथ साथ होम्योपैथी में कुछ बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं जिससे कि ये लॉन्ग टर्म जब कोई चीज़ हो जाती है तो थोड़ा सा एक्यूट के साथ साथ हमको क्रॉनिक स्थिति के लिए भी कुछ डीप एक्टिंग मेडिसिन देनी होती हैं। तो जिस भी विशेषज्ञ से आप मिल रहे हैं उससे बात करके थोड़ा इस बारे में ध्यान दीजिए, ताकि आपकी टेंडेंसी आपका एक्यूट नहीं है, अब ये क्रॉनिक हो चुका है। तो क्रॉनिक को हैंडल करने के लिए थोड़ा जो उस क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए हमको उस दृष्टिकोण से इसको देखना होगा। ठीक है मैडम, कोई मेडिसिन बता सकती है, मैं अपने होम्योपैथी वाले से ले लूं? ऐसा है कि इस माध्यम से हम आपको दवाई नहीं बता सकते, पर हाँ आप हमारे अगर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ आकर आप विशेषज्ञ से मिल सकते हैं और आपका इलाज ज़रूर हो जाएगा। जी, अब एक और कॉलर है, अभिजीत ने हमें एमपी से कॉल किया है। अभिजीत, आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। जी अभिजीत, सवाल पूछिए। मैडम, मुझे 7-8 महीने से टाइफाइड हुआ है। आपको आवाज आ रही है? जी पूछिए। तो उससे क्या अभिजीत, आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में अपना पूरा सवाल पूछिए। मैडम, ये किया मुझे 7-8 महीने से टाइफाइड हुआ है, उसके बाद में ट्रीटमेंट चलता है तो ठीक हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाती है। टाइफाइड हुआ है आपको? हाँ सर। तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट आपने लिया है? हाँ सर, लिया था। तो अभी अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? टाइफाइड का आपने ट्रीटमेंट लिया, वो ठीक हो गए, उसके बाद अभी फिर से क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको? उससे दोबारा से जलन रहती है। क्या रहता है? जलन रहती? गले में जलन रहती है? हाँ सर। अच्छा, और भी कोई इसके अलावा प्रॉब्लम? खट्टी डकारें आती हैं बहुत ज़्यादा पेट में दर्द तो नहीं रहता? कभी कभी खांसी होती है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम तो नहीं रहती बहुत ज़्यादा? नहीं सर, और ठीक है। ऐसा है कि आप मेरे को जो लग रहा है कि शायद आपको एसिड ज़्यादा बन रहा है, उसके लिए आपको कुछ दवाइयाँ एसिड कम करने के लिए दवाई लेनी पड़ेंगी। और गले में जलन का जो मुख्य कारण जो है वो गले में एसिड आना होता है। और खाने पीने का आप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और स्पाइसी फूड जो है, मिर्च मसाले वाली चीज़ें कम करिए। और साथ में अगर एंटा एसिड टैबलेट्स अगर ले सकें तो वो लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और डॉक्टर कंवल, आखिर में अगर आप लोगों से टिप्स लेना चाहें, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ईएनटी को लेकर लोग थोड़े लापरवाह होते हैं और थोड़ा देर से डॉक्टर का रुख करते हैं, और खासकर गले को लेकर वो सोचते हैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या टिप्स आप आखिर में देना चाहेंगे? टिप्स ना, मतलब लाइफस्टाइल टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ओरल हाइजीन बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये मोस्टली इग्नोर कर देते हैं लोग। जैसे ब्रशिंग एट नाइट इज सच अ सिंपल थिंग, बट बहुत से लोग ये नहीं करते। ओरल हाइजीन ठीक रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और सडन एक्सपोजर टू हीट एंड कोल्ड से बचें। जैसा मैडम मंजूषा ने एक बार अभी मेंशन किया प्रोग्राम के दौरान कि बाहर से आता ही ठंडा पानी, उससे बचें। और अपनी प्रतिरोधक शक्ति को सही रखने के लिए उचित खान पान का भी ध्यान रखें। आजकल के समय में ना फास्ट फूड का बहुत प्रचलन हो गया है, उसमें क्या कोई उपयोग कर रहा है हमें मालूम नहीं, तो उससे भी, बाहर के खाने से भी
मेरे समझ से बचना चाहिए। हमको घर का बना जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू का हम ध्यान रखें। और आजकल तो गूगल इतना अच्छा दोस्त है सबके लिए कि कुछ भी पूछना है तो वो हमारी सर्विस में रहता है। बिल्कुल। तो हमको अपनी सेहत सही रखने के लिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सेहत सही है तो खाली गला खराब नहीं, हम हर बीमारी से बचे वही रहेंगे। बात है कि यू आर व्हाट यू ईट, You are what you eat and you are what you live. बिल्कुल। So we have to take care of the way we live and we eat and lifestyle. We have to correct our lifestyle. और जो हमारी पुरानी चीजें सी हम उनसे बहुत दूर हो गए हैं। हम मतलब पहले बाहर के खाने का बहुत कम लोगों को ज्ञान होता था, आजकल तो it has become a way of life. बिल्कुल। You want a break? Let's go and dine out. बिल्कुल। तो हम अपने, मुझे लगता है अगर पुराने आचार व्यवहार की तरफ चले जाएंगे तो बहुत सी, और एक सिंपल खाना, क्योंकि जैसे बार बार हम बात करते में देख रहे हैं कि एसिड रिफ्लेक्स की बात बार बार आ रही है। तो उससे हम कैसे बचेंगे? अपना खान पान सही करने से बचेंगे। तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर रवि, आप क्या कहेंगे? मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। पहली चीज़ तो है कि स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस, और स्मोकिंग की वजह से गले में प्रॉब्लम होती है, लैरेंजाइटिस होता है। और अगर आप बहुत दिनों से स्मोकिंग कर रहे हैं और आपका गला ख़राब हो गया है तो आप इसको इग्नोर मत करिए। स्मोकिंग की वजह से गले का कैंसर हो सकता है। अगर आपका गला 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा ख़राब है तो आप तुरंत किसी डॉक्टर से मिलें, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग के बाद गले का कैंसर बन सकता है। बिल्कुल। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने आवाज़ को सुरीली और मधुर रखना चाहते हैं तो पानी का सेवन बहुत अच्छा करें। ज़्यादा पानी पिएं। रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा पानी पीना बहुत अच्छा रहता है आवाज़ के लिए। ठीक है डॉक्टर मंजूषा, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं, आखिर में आप क्या सलाह देंगे? हाँ, इसमें एक मैं ऐड करना चाहूँगी, पानी जो है सीज़न के हिसाब से पिएं, और अच्छा रहेगा कि खाने के बाद स्पेशली हम गर्म पानी पिएं, क्योंकि खाने के बाद आयुर्वेद के हिसाब से कफ की वृद्धि होती है, और उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए गर्म पानी पीना बहुत लाभदायक होगा। ठीक है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जापानीज़ के लाइफस्टाइल में है कि वो खाने के साथ हमेशा गर्म पानी पीते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि जापानी लोग जो हैं उनका आयुष्य है वो सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो हम लोग भी अगर आयुर्वेद की दिनचर्या को फॉलो करना शुरू कर दें तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं तीनों डॉक्टरों का यहाँ पर शुक्रिया कहना चाहूँगा। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, सलाह और सुझाव दिए। हमारे जो दर्शक जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि लेरेंजाइटिस या गला बैठना कम समय तक रहने वाला या लंबे समय तक रहने वाला भी हो सकता है, और इसके ज़्यादातर मामले एक अस्थायी वायरल संक्रमण या स्वर तंत्रियों के खिंचाव से शुरू होते हैं और गंभीर नहीं होते, लेकिन आगे चलकर ये एक्यूट या क्रॉनिक ना हो जाएं, इसके लिए समय पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही दिनचर्या में बदलाव करके, खान पान पर ध्यान देकर, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप इन तमाम रोगों से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं और सेहतमंद अपने आप को रख सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें इंतजार रहता है। और अगले अंक में हम बात करेंगे टीबी की। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।